एबलस्टीन टाउन। ये एक साधारण जगह थी जहां एक बहुत ही असाधारण बूढ़ा आदमी रहता था। गलत कारणों की वजह से ये बूढ़ा काफी बदनाम था और उसका निकनेम था झूठा बूढ़ा गेजर, या कम से कम लोकल्स उसे इसी नाम से बुलाना पसंद करते थे। इस आदमी में सिर्फ एक अच्छी बात थी कि वो बेसिक 1 स्टार मैजिक चला पाता था, लेकिन अफसोस उसकी इस छोटी सी अचीवमेंट का घमंड उसके सर चढ़ गया था। वो अक्सर खुद को एबलस्टीन का ग्रेट मेज कहता था। उसकी अजीब पर्सनैलिटी की वजह से वो वहाँ के बच्चों के लिए इजी टारगेट था। वो बूढ़ा छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्ट करता था, जिससे ये प्रूव हो जाता था कि उसको गुस्सा कितना जल्दी आता था और सब्र कितना कम था। मगर बाकी शरारती बच्चों से अलग डेरेक उस बूढ़े आदमी को सिर्फ टाइम पास नहीं मानता था। उसके लिए वो आदमी एक मौका था, मैजिक सीखने का रास्ता। हमारे लड़के के लिए उसको कन्विंस करना बहुत इजी था कि वो उसे सिखाए, खासकर इसीलिए क्योंकि उस बूढ़े को अपनी लंबी चौड़ी बातें सुनाने के लिए ऑडियंस चाहिए थी। मैं मानता हूं ये एक फेयर ट्रेड था। बूढ़ा कंपनी चाहता था और लड़के को नॉलेज चाहिए थी। लड़के को जल्दी ही बॉडी के अंदर मोनोसर्कुलेशन समझ में आ गया, जिस पर उसके मेंटोर को बहुत बड़ा शौक लगा। यही नहीं रुका, डेरेक ने उस माना को बाहर की दुनिया में चैनल करना भी सीख लिया, अटैक करने के लिए। उस दिन उस बूढ़े ने उस बच्चे में छिपी रॉ पोटेंशियल को पहचान लिया, भले ही उसने उस बात को जोर से बोलने से मना कर दिया। पूरा 1 साल गुजर गया और डेरेक ने उस बूढ़े के लिए सिर्फ छोटे मोटे काम किए। उसकी मेहनत रंग लाई और वो ऑफिशियली एक 1 स्टार मेज बन गया। इस सक्सेस के बाद भी वो बूढ़ा नोबल ब्लड लाइन्स को लेकर ऑब्सेस्ड रहा। वो पक्का मानता था कि सिर्फ प्रेस्टीजियस सरनेम वाले लोग ही मैजिक की पीक तक पहुंच सकते हैं, जबकि हमारे लड़के जैसे कॉमनर बस सपने देख सकते हैं। वो अक्सर डेरेक को डिस्करेज करता था, कहता था कि जहां नोबल बच्चे कम उम्र में 3 स्टार बन सकते हैं, वहां लोबॉन्ड 2 स्टार तक पहुंचने से पहले ही अटक जाएगा और हिट अ वॉल कर देगा। मगर उस बूढ़े की डिस्करेजमेंट की बातों ने हमारे लड़के को कभी नहीं रोका। डेरेक समझ गया था कि वो आदमी बस अपनी ही इनसिक्योरिटीज दिखा रहा है। वो कड़वाहट चूस की अपनी साधारण लाइफ में कुछ भी अचीव ना कर पाने से आई थी। फिर एक दिन आया जब बारिश बहुत तेज थी, जैसे आसमान खुद मातम मना रहा हो। वो दिन था जब वो साधारण बूढ़ा आदमी फाइनली मर गया। डेरेक को वो आदमी मरा हुआ मिला, बुरी तरह घायल। बच्चे ने जो जरूरी था वो किया और उसे प्रॉपर बरियल दिया। कुछ दिन बाद मौत की वजह सामने आई। उस क्रेजी बूढ़े ने एक वेयरहाउस से 2 स्टार स्पेल बुक चुराने की कोशिश की थी। इस क्राइम ने सबको हैरान कर दिया। एक इतना अनएम्बिशियस आदमी अपनी जान क्यों दांव पर लगाएगा इतने बड़े काम के लिए? मगर डेरेक को उस बूढ़े की ब्लड लाइन्स की ऑब्सेशन याद थी। अफसोस की बात है, डेरेक नोबल ब्लड लाइन के लिए क्वालिफाइड नहीं था, कम से कम इस दुनिया की स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। लेकिन डेरेक इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता था। जैसे ही उसने मैजिक के बेसिक्स मास्टर किए, एक सिस्टम ने उसका प्रोग्रेस रजिस्टर कर लिया, जिससे वो एक मैजिक स्कूल चुनने के लिए रेडी हो गया। 4 साल गुजर गए और स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आया, कार्डिया फ्लेमहार्ट। वो विक काउंटी के गिर चुके हाउस फ्लेमहार्ट की फॉर्मर मिस्ट्रेस थी। उसकी नोबल ब्लड की वजह से उसमें 3 स्टार मैजिक की इन्नेट टैलेंट थी, जिसकी वजह से वो किसी भी मर्सिनरी ग्रुप के लिए प्राइम कैंडिडेट थी। एबलस्टीन के रुकने के दौरान उसने बेल्डन मर्सिनरी कॉर्प से कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, वही ग्रुप जिसमें डेरेक भी था। इससे लड़के को एक जेन्युइन 3 स्टार मेज से सीखने का गोल्डन मौका मिला। एक शाम एक टैवर्न में कार्डिया ने उसे एक जरूरी लाइफ लेसन सिखाने की कोशिश की। उसने उसकी पावर जमा करने की भूख को पहचाना, लेकिन उसे वार्न किया कि वो लालच को अपने ऊपर हावी ना होने दे। उस शांत लड़के ने उसकी बात दिल से सुनी और जमीन से जुड़े रहने का वादा किया। मेन एजेंडा की तरफ बढ़ते हुए उसने उसे आंखें बंद करने और अपने माना को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया। जैसे ही लड़के ने उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, कार्डिया उसके इम्प्रेसिव इन्नेट माना को देखकर अंदर से हैरान रह गई। ये उसकी उम्र के हिसाब से बहुत रेयर था और ऐसा लगा कि वो उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा कुछ करने वाला था। एक हलचल मच गई, एक एक्सप्लोजिव बूम पूरे एरिया में गूंज उठा। सभी अटैक के डर से हाई अलर्ट पर आ गए। इससे पहले कि डेरेक सांस भी ले पाता, उसकी मेंटर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस एस्टैब्लिशमेंट से खींचकर बाहर ले गई। उधर आर्म्ड वॉरियर्स बाहर सर्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला, भले ही उन्होंने धमाका साफ सुना था। कार्डिया डेरेक को एक सुनसान बैक आली में खींचकर ले गई और उसे सीरियस टोन में एड्रेस किया। उसे डेरेक को यह समझाना था कि नोबल्स अपने प्रिविलेजेस को लेकर बहुत हक जताते हैं। मैजिक उनके लिए सबसे बड़ा प्रिविलेज है, जो सिर्फ उन्हीं के लिए है। इस दुनिया में स्ट्रेंथ को एक डिवाइन ब्लेसिंग माना जाता है,
जो सिर्फ एलीट के लिए रिजर्व्ड है। कॉमनर्स में 3 स्टार तक पहुंचना ऑलमोस्ट अनहर्ड है। यूजुअली इसके लिए पूरी लाइफ टाइम लग जाती है। फिर उसने वो बॉम्बशेल ड्रॉप किया जिसके लिए वो उसे यहाँ लाई थी। डेरेक ऑलरेडी 2 स्टार स्टेटस तक पहुंच चुका था। वो धमाका जो सबने सुना था वो असल में एक 2 स्टार डिल्यूजन टाइप स्पेल था जिसे ऑडिटरी हैल्यूसिनेशन कहते हैं, और वो डेरेक ने ही कास्ट किया था। उसकी पहले की बातें इसलिए थीं ताकि वो रियलाइज़ करे कि उसे इन्नेट टैलेंट का आशीर्वाद मिला है, भले ही वो नोबल नहीं है। राइट ऑन क्यू सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जिसने कंफर्म किया कि उसने 2 स्टार मैजिक अचीव कर लिया है। कार्डिया ने डेरेक को अपने साथ ट्रैवल करने की इजाज़त दी, उसे तरह तरह के स्पेल्स और नोबल सोसाइटी के इंट्रिकेट तरीके सिखाए। 1 साल की मेंटरशिप के बाद उनके अलग होने का टाइम आ गया। डेरेक को पता चला कि आल्स्टर कंट्री ने उसे प्राइवेट ट्यूटर अपॉइंट किया है। हाउस एल्वेस्टर एक इतनी पावरफुल फैमिली थी कि कैपिटल के ग्रैंड ड्यूक को भी उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी। कार्डिया के लिए ये एक ऐसा ऑफर था जिसे वो मना नहीं कर सकती थी। उसने डेरेक को एक 2 स्टार स्पेलबुक पार्टिंग गिफ्ट में देकर फाइनली वहां से चली गई। 1 और साल खुद से पढ़ाई करने और 2 और स्पेल्स मास्टर करने के बाद डेरेक 3 स्टार मेज बनने के मिशन पर निकल पड़ा। बेल्डन के टियर टैवन में काउंटर के पीछे खड़ा आदमी हमारे लड़के को कुछ अच्छी खबर देने के लिए उत्सुक था। पता चला कि हाउस जुप्लेन, जो कि एक ग्रैंड डची है, कुछ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को हायर करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये न्यूज़ डेरेक के लिए एक मैसिव सरप्राइज थी। इतने बड़े कैलिबर की फैमिली का लोकल मेजेस को हायर करना बहुत रेयर है। जबकि हमारे लड़के को सस्पिशियस लग रहा था, जेडन नाम का काउंटर वाला आदमी बड़े पैसे मिलने के प्रॉस्पेक्ट से अंधा हो चुका था। इससे भी अच्छा उसने आर्ग्यू किया कि अगर वो ड्यूप्लिन फैमिली को इस फर्स्ट जॉब से सेटिस्फाई कर पाते हैं तो उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन जाएंगे। डेरेक कम उत्साहित था, उसे इस गिग की खास बातें जानने में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो आदमी खुशी से क्लेम करता है कि ये जॉब तो पीस ऑफ केक है, उन्हें बस ग्रैंड ड्यूक के टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स पर कुछ मॉन्स्टर्स को मार गिराना है। ऑफ कोर्स डेरेक को स्केप्टिकल था। इतना सेंस नहीं बनता कि ड्यूप्लिन जैसी पावरफुल फैमिली एक महज मर्सनरी कॉप्स से मॉन्स्टर्स को क्लियर आउट करने की रिक्वेस्ट करे। डेरेक ने तो रिस्क को तौला भी नहीं, वो बस जाने के लिए मुड़ गया। उसे ये गिग लेने की कोई इच्छा नहीं थी। शादी जॉब्स लेना उसके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था, इसलिए उसने नेचुरली रिफ्यूज कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ये जॉब किसी और को देना पसंद करता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डुप्लिन ने स्पेसिफिकली एक मेज मांगा था और फिलहाल कॉर्प्स में सिर्फ डेरेक ही अवेलेबल था। कुछ ग्राउंड गेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने डेरेक को लुभाने के लिए गोल्ड कॉइन फेंका। वो चमकदार गोल्ड का टुकड़ा इवेंचुअली उसे फोर्स करता है कि वो कम से कम उन क्लाइंट से मिले जिनके साथ उसे काम करना था। एक बच्चे को देखकर उस नोबल डिस्पैच ने उसे अपने आसपास रखने से मना कर दिया। एक ऐसे बच्चे को हायर करना जिसने अभी अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी भी नहीं की थी, मर्सनरी जॉब के लिए कोई सेंस नहीं बनाता था। क्लाइंट को इतना डिससैटिस्फाइड देखकर जेडन उस वैल्यूएबल पेट्रन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये लड़का रियल डील है। मगर वो हेड आगे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था और जाने के लिए मुड़ गया। उसी मोमेंट पर उसकी मिस्ट्रेस ने उसे रोका, उसे उनकी डेस्परेट सर्कमस्टांसेस याद दिलाईं। इससे उस हेड को फाइनली डेरेक को कंसिडर करने पर मजबूर कर दिया। ग्रैंड डची ऑफ डुप्लिन के टेरिटरी पर डेरेक गॉब्लिन्स को फिनेस के साथ काटता हुआ दिखता है। ये क्रीचर्स उसके लिए बस एक माइनर इनकन्वीनियंस हैं और वो इन क्रीचर्स को रिकॉर्ड टाइम में वाइप आउट कर देता है। लड़के का पोटेंशियल देखकर नोबल डिस्पैच सैटिस्फाइड हो जाता है, मगर वो सस्पिशियस लड़की जो हुड के नीचे छिपी थी, वो तो लीडर से भी ज्यादा खुश थी। वापस बेल्डन के टियर टैवन में हम देखते हैं कि कॉप्स की एक फीमेल मेंबर डेरेक पर गुस्सा कर रही है, उसे नोबल का कुत्ता बनने के लिए। एक फेलो कॉमनर होने के नाते एरिस्टोक्रेसी का लैपडॉग बनना उसके लिए सबसे आखिरी चीज थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डेरेक को कितना पे किया जा रहा हो, उसके लिए अपनी सेल्फ वर्थ फेंक देना और एक नोबल की टांगों के बीच रेंगना वर्थ नहीं था। मगर जब कॉन्ट्रैक्टर ने रिवील किया कि उसमें एग्जैक्टली कितना पैसा इन्वॉल्व है, तो उस लालची लड़की ने जल्दी से अपनी प्राइड को खिड़की से बाहर फेंक दिया और क्लेम किया कि उसे भी शेयर चाहिए, भले ही उसे खुद ही नोबल की टांगों के बीच रेंगना पड़े। कुछ देर बाद जब वो ड्रिंक से बेहोश होकर गिर गई तो चीजें शांत हो गईं। इससे उस आदमी को डेरेक से उसका दिन पूछने का मौका मिला। हमारे लड़के के लिए कुछ खास नोटवर्दी नहीं हुआ था, बस कुछ गॉब्लिन्स को मारा था, मगर उसका स्ट्रांगली मानना था कि उनके क्लाइंट्स उनसे झूठ बोल रहे हैं। नोबल डिस्पैच ऑफिसर ने क्लेम किया था कि वो 3 चीजें ढूंढ रहा था: यूथ, स्टैमिना और सोशलाइजिंग एबिलिटी। और तो और वो औरत जो खुद को स्कलरी मेड कह रही थी, उसके हाथ उस टाइप के रफ काम के लिए बहुत ज्यादा साफ थे। इससे पहले कि वो धोखे से पर्दा उठाना जारी रख पाता, उसके कॉन्ट्रैक्टर ने उसे रोक दिया। मर्सनरीज होने के नाते उनका जॉब बहुत ज्यादा डीप में डिग करना नहीं है। डेरेक इम्प्लीकेशन समझ गया। जेडन सही है,
ये जगह वाइल्ड है और वाइल्ड में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, गुजारा करना। बाकी सब आफ्टर थॉट है। अगला दिन आया और हम वापस ग्रैंड डची के टेरिटरी पर हैं। एक बार फिर हमारा लड़का एरिया में छिपे हुए गॉब्लिन्स को वाइप आउट कर देता है। प्रॉमिस करता है कि अब वहां कोई नहीं बचा है। नोबल डिस्पैच ऑफिसर ये न्यूज़ सुनकर खुश है। वैसे ही जेडन भी खुश है, जो पेमेंट सेटल करने के लिए उत्सुक था। तो हमेशा खुश रहने वाला जेडन 2 गोल्ड कॉइन कमाता है। मगर हमारा लड़का जानता था कि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं आया है। राइट ऑन क्यू वो सपोज डिस्पैच ऑफिसर उस लड़के की एक्सेप्शनल स्किल्स के लिए तालियां बजाता है और एक नया रिक्वेस्ट ऑफर करता है। अगर डेरिक की गिग लेता है तो ग्रैंड डची उसे 15 गोल्ड कॉइन्स देगी, जो जेडन जैसे लोगों के लिए एक एस्ट्रोनॉमिकली बड़ा अमाउंट था। कहने की जरूरत नहीं है कि डेरिक ने ये गिग फौरन ले ली। ये जॉब जेडन और हमारे लड़के को ग्रैंड डची ऑफ ड्यूप्लेन के रेजिडेंस तक ले जाती है। जबकि जेडन उस जगह की भव्यता को एडमायर करने में बिजी था, डिस्पैच ऑफिसर फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देने का फैसला करता है। वो असल में डॉन है, ग्रैंड ड्यूक ड्यूप्लेन को सर्व करने वाला ग्रैंड स्टीवर्ड। ऑफकोर्स उसने अपनी स्टेटस छुपाने के लिए हल्के में माफी मांगी। वो औरत जो उसके साथ है वो कटरीना है, ग्रैंड ड्यूक की हेडमेड। जेडन अब इतने एस्टीम्ड क्लाइंट्स के सामने खड़ा होकर उनकी रिस्पेक्ट किए बिना नहीं रह सकता। उधर डेरिक सिचुएशन को इंटरनलाइज करता है। उसके शक का सही होना सिचुएशन को और भी ज्यादा सस्पिशियस बना देता है। फाइनली हुड में छिपी लड़की आगे आती है। हुड हटाकर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है एज इज़ेलाइन एलेना डुप्लेन, हाउस डुप्लेन की सबसे बड़ी बेटी। उसे डेरिक को अपनी छोटी बहन डेला के लिए मैजिक ट्यूटर अपॉइंट करवाना है। ऑफिस के अंदर फैमिली हेड को ग्रुप के वापस आने की खबर मिलती है। जो ये खबर घबराहट में लाता है वो है डुप्लेन का बेटा रीक। हेड को अपने बेटे का बैड मैनरिज्म पसंद नहीं आता और वो उसे उसकी डिग्निटी याद दिलाता है। साफ मना करने के बाद भी ये लाउड माउथ अपनी आवाज़ ऊंची रखता है। वो अपनी बहन डेला से तंग आ चुका है और चाहता है कि उसके फादर उसे थोड़ा मैनर सिखाए इंस्टेड। रीक का बड़ा भाई वैलेरियन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी आवाज़ नीचे करे और वैलेरियन को वो कॉन्वर्जेशन पूरी करने दे जो वो अपने फादर के साथ कर रहा है। ये बास्टर्ड अपनी लिमिट्स क्रॉस करता रहता है। रेंट करते हुए कहता है कि डेला किसी काम की नहीं है और बस ट्रबल क्रिएट करती है। बड़े भाई को फाइनली गुस्सा आता है और वो इस लाउड माउथ को उसी वक्त ऑफिस छोड़ने को कहता है। लेकिन रीक प्रोटेस्ट करता है कि उन्हें डेला को अबैंडन कर देना चाहिए। अगर वो उसे खो भी देते हैं तो भी उनके पास एलीन है। पर उसके फादर शांति से उसे याद दिलाते हैं कि ये डिसाइड करना उसके हाथ में नहीं है। तब रीग ग्रैंड स्टीवर्ड के थ्रू मिली मोनास्ट्रीज की इन्फॉर्मेशन सामने रखता है। मोनास्ट्रीज पर अच्छी तरह से मॉनिटरिंग है और काफ़ी सारे नोबल्स वहां विजिट करते रहते हैं। वो सजेस्ट करता है कि उसके लिए बर्डन की तरह सर्वाइव करने से बेहतर है कि वो खुद को गॉड के लिए डेडिकेट कर दे। लेकिन जैसे ही वो आगे बोलता है उसके फादर उसका सिर टेबल पर दे मारते हैं, क्योंकि वो पहले ही उसे इस मैटर पर ना बोलने की वार्निंग दे चुके थे। रीक के सिर से ब्लड निकलता है, लेकिन वो फिर भी अर्ज करता है कि उन्हें जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। इज़ेलाइन हमारे हीरो के साथ कॉरिडोर में चल रही है और पूछती है अगर उसने उसकी छोटी बहन के बारे में सुना है। वो कंफर्म करता है कि उसने सुना है, क्योंकि उसने उसे डुप्लेन फैमिली की रजिस्ट्री में देखा था। वो नर्वसनेस में कमेंट करती है कि उसकी बहन ज़्यादा फेमस नहीं है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, रीग और वैलेरियन बाहर निकल रहे होते हैं। जब वैलेरियन इज़ेलाइन को देखता है तो वो छोटा सा ग्रीट करता है और फिर विदा लेता है, क्योंकि रीग सिर पर इंजरी के बाद थोड़ा आउट ऑफ शेप है। तभी हमारा लड़का देखता है कि रीग अपना सिर पकड़कर खड़ा है और एक मेड रो रही है। बाद में वो अपने फादर के साथ बैठते हैं और एलीन हमारे हीरो को मैजिक ट्यूटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन उसके फादर इंटरेस्टेड नहीं दिखते तो वो निकलने लगते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब हिज ग्रेस हमारे हीरो को रुकने को कहते हैं। वो ये जानकर स्टंट हो जाता है कि हीरो सिर्फ 16 साल का है। नेचुरली वो वंडर करता है कि क्या वो मैजिक हैंडल कर सकता है। हमारा लड़का कैजुअली मेंशन करता है कि वो थोड़ा 1 स्टार मैजिक यूज कर सकता है। ड्यूक हंस देते हैं, उन्होंने उसका झूठ सीधे पकड़ लिया। हमारा लड़का इंस्टेंटली अपोलोजाइज करता है, लेकिन ड्यूक उसकी पोजीशन समझते हैं, क्योंकि ओवरपावर्ड होना उतना ईजी नहीं है जितना लगता है। फिर भी ड्यूक को लगता है कि हमारा लड़का ट्यूटर के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि वो भी काफ़ी यंग है। हमारा लड़का सिंपली मेंशन करता है कि वो एक मर्सिनरी है। एंड में ड्यूक एलीन के जजमेंट पर ट्रस्ट करना चुनते हैं और उससे अपनी बेटी को ट्यूटर करने की परमिशन दे देते हैं। वो हमारे हीरो को डिसमिस करते हैं, लेकिन हीरो के जाने से पहले वो एक चीज मांगता है। ग्रैंड ड्यूक उसे परमिशन दे देते हैं, जिससे ट्यूटर अपनी मर्सिनरी की पोजीशन दोहरा सके और डेला को मैजिक सिखाने की ऑब्वियस कंडीशन बताता है।
साथ ही उसकी हेल्प करना ताकि वो एक प्रॉपर नोबल की तरह हायर सोसाइटी में एंटर हो सके। इन सब रीजन से एलीन ने उसे कमीशन किया था। ये सब ठीक है, लेकिन ड्यूक ये नहीं समझ पाते कि वो इतनी ऑब्वियस बात शुरू से क्यों बोल रहा है। इस पर लड़का हाईलाइट करता है कि उसकी भी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है जो ड्यूक को स्टंट कर देती है। चलो चलते हैं और डेला से मिलते हैं और देखते हैं कि वो शुरू में इतनी गुस्से वाली जवाबा क्यों है। प्लेट को दीवार पर मारते हुए डेला अपनी मेट को पूरी तरह से बोलती है, जबकि सर्वेंट अपोलोजाइज भी करती है। वो अपनी इंफीरियर के लिए जरा भी काइंडनेस नहीं दिखाती और मेट को ट्रैश टॉक करती है। उसे थ्रेट देती है कि अगली बार वो प्लेट उसके फेस पर मारेगी। चलो अलीन के साइड चलते हैं, जहां जेडन ये जानने के लिए बेचैन है कि 16 साल के इस लड़के को हंड्रेड्स ऑफ मैजिक ट्यूटर्स में से क्यों चुना गया, स्पेशली जब डेरेरिक एक कॉमनर है जो नोबल्स के साथ ब्लेंड नहीं हो पाएगा। दुखी एक्सप्रेशन के साथ अलीन एक्सप्लेन करती है कि वो पहले ही कॉन्टिनेंट के हर दूसरे मेज को ट्राई कर चुके हैं। एंड में सभी ने गिव अप कर दिया, जिससे उसे डेस्परेट होकर इस रोल के लिए फिटिंग किसी को चुनना पड़ा। डेरेरिक का बैकग्राउंड मर्सनरी होने के बावजूद ये बच्चा नोबल्स के बिहेवियर और उनकी दुनिया के तरीकों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। आखिर इस लड़के का मास्टर एक जमाने में एक गिरा हुआ नोबल था जिसने इस बच्चे को काफी ट्रिक्स सिखाई थी। इज़लाइन को ये सब जानकर खुशी होती है। हमारे हीरो के मर्सनरी बैकग्राउंड होने के बावजूद उसके पास एक छोटी सी होप है कि वो लेडी डेला को टेम कर पाएगा। जेडन क्रिटिक करता है उसकी लोगों को ठीक से एनालाइज ना कर पाने की एबिलिटी को, एक रिमार्क जो उसे स्टन कर देता है। रियलिटी ये है कि डेरेरिक एक बच्चा है जो स्ट्रीट्स पर बड़ा हुआ, एक ऐसा इंसान जिसने फिटिंग एज से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। जेडन स्ट्रांगली बिलीव करता है कि इतनी हार्शनेस में सर्वाइव करने वाले बच्चे ने सिर्फ काइंडनेस से ऐसा नहीं किया होगा। उसके ये अल्फाज एज़लाइन के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। वापस हमारे हीरो की तरफ उसे हेड बटलर के थ्रू डेला के क्वार्टर्स तक एस्कॉर्ट किया जाता है। वहां डेरेरिक लाइटली नॉक करता है और आंसर का वेट करता है। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो पोलाइटली अंदर घुस जाता है, अपनी स्टूडेंट को ग्रीट करते हुए। नया ट्यूटर अपना नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जबकि सामने बैठी यंग लेडी उसे अपने करीब आने को कहती है। डेरेरिक उसके पास जाता है और जैसे ही वो वल्नरेबल डिस्टेंस पर आता है, ये डेमोनिक ब्राट स्माइल करती है और सीवर वाटर का बर्स्ट उसके फेस पर छीट देती है। हमारा नॉनशलांट किंग रिएक्ट भी नहीं करता, जबकि वो उसे टॉन्ट करती है, उसे सीवर एड बोलकर बुरी तरह से बोलती है। पहले तो उसे याद आता है कि ये वही मर्सनरी है जिसके बारे में बटलर ने उसे बताया था, लेकिन वो उसे उसी ब्रेथ में एक डिस्गस्टिंग रैट बोलकर इंसल्ट करती है। डेला अपनी चेयर पर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारे हीरो तक पहुंच नहीं सकती, और फिर सीवर वाटर की एक और बकेट उसके सिर पर डाल देती है। डेरिक बस वहां खड़ा रहता है बिना एक भी वर्ड बोले, जबकि उसे लगता है कि उसके लो बॉर्न गेस्ट के लिए पानी खत्म हो गया। उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए हमारा लड़का लिटरली अनअफेक्टेड है और बस उसे घूरता है। डेस्परेट होकर डेला उसे किक करती है क्योंकि वो उसकी आंखों में आंख डालकर देख रहा था। डेरिक अब जमीन पर है और उसे सबक सिखाने के लिए वो अपना जूता उतारती है, उसकी शिटी स्मेल पर टॉन्ट करती है, फिर जूता उस पर फेंक देती है। नेक्स्ट डेला वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती है, एक कंडिसेंडिंग टोन अपनाते हुए उसे गटर रैट बोलकर बैश करना जारी रखती है। साइड नोट, आर्टिस्ट हमें फ्री फीड पिक्स क्यों दिखा रहा है? कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाती है और दूसरे रूम में ग्रैंड ड्यूक खिड़की से बाहर घूर रहे हैं। उन्हें वो कॉन्वर्सेशन याद आती है जो पहले हुई थी कि कैसे यंग बॉय ने डेला की डेस्परेट सिचुएशन को इंटेलिजेंटली पॉइंट आउट किया था। कोई उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्हें लास्ट रिजॉर्ट में एक कॉमनर को यूज करना पड़ा। लेकिन डेरेरिक जानना चाहता था कि सबसे छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके पास कितनी अथॉरिटी होगी। आप लोग शायद कंफ्यूज होंगे, लेकिन यह सब एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगले ही मोमेंट में डेला का फेस लाल हो रहा है। डेरेरिक उसे इतना जोर से स्लैप करता है कि अब वो जमीन पर है। उनकी पोजीशन स्विच हो चुकी हैं जब वो अनग्रेटफुल नोबल अपनी नई रियलिटी को प्रोसेस कर रही है। लेकिन डेरेरिक का अभी पूरा नहीं हुआ है। ये आदमी और चाहता है और उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का ऑर्डर देता है। 3 साल पहले प्रोटैगनिस्ट अपनी टीचर से पूछता है कि अगर उसे एक ऐसे स्टबन स्टूडेंट को पढ़ाना पड़े जो काइंडनेस को हल्के में लेता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। उसका आंसर एम्पैथेटिक होता है। एक टीचर होने के नाते वो ये समझने की कोशिश करेगी कि स्टूडेंट कहाँ से आ रहा है और फिर भी उसे एक्सेप्ट करेगी। ये आंसर उसे सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि ये आइडियलिस्टिक है, और वो एक और सवाल करता है, अगर वो उस स्टूडेंट के साथ वो सब भी ना कर पाए जो उसने मेंशन किया तो वो क्या करेगी। एक बार फिर वो एक्सप्लेन करती है कि वो स्टूडेंट को पढ़ाने का एक अलग तरीका ढूंढेगी, क्योंकि ये एक टीचर की ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट को एक बेहतर रास्ते पर गाइड करे।
इस बात से लड़का वंडर करता है कि एक्सप्लेन करने का एक अलग तरीका क्या हो सकता है। एक शार्प केस के साथ वो अपना फाइनल थॉट देती है। वो स्टूडेंट के अंदर डर बिठा देगी। प्रेजेंट में वापस आते हैं। लेडी डेला फ्लोर पर है और उसके चीक पर चोट लगी है, जबकि लड़का उसे दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से ट्रीट करने का लेसन दे रहा है। फिर वो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का ऑर्डर देता है, इससे पहले कि उसे बात रिपीट करनी पड़े। ऑफकोर्स वो खड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो करती है वो गुस्से में उसे स्लैप करती है। प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं हटता और उसे एक बार फिर स्लैप करता है। उसे कहता है कि वो भी उसे कोई बात 2 बार नहीं बुलवाएगा, इसलिए उसे उसकी बात सुननी पड़ेगी। वो स्कॉफ करती है, सोचती है कि वो बच जाएगी और ग्रांड स्टीवर्ट को चिल्लाकर बुलाती है। हीरो का और उसकी हिम्मत का मजाक उड़ाती है कि उसने उस पर 2 बार हाथ उठाया। स्टीवर्ड और मेड्स हीरो के सामने खड़े होकर अंदर दौड़ते हैं। स्टीवर्ड इंस्टेंटली उसके एक्शन के लिए एक्सप्लेनेशन मांगता है और लड़का वो परमिशन लेटर निकालता है जो उसे हिज ग्रेस से मिला था, जिसमें लेडी डेला की एजुकेशन पर उसे फुल अथॉरिटी मिली थी। इसका मतलब है कि वो उसे पढ़ाने के लिए जो चाहे कर सकता है। स्टीवर्ड लेटर पढ़ता है और लेडी डेला चुपचाप कोने में खड़ी रहती है। बाद में उसी रात वैलेरियन गुस्से में लड़के के रूम की तरफ जाता है और दरवाज़ा जोर से खोल देता है, चाहे रीग उसे कितना भी रोकने की कोशिश करे। वो उसकी कॉलर पकड़ता है और बस उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन हीरो रिवील करता है कि उसे उनके फादर से परमिशन मिल चुकी है। रीग इंटरवीन करता है, वैलेरियन को शांत होने को कहता है क्योंकि हीरो एलीन का लाया हुआ गेस्ट है और उसका बिहेवियर एलीन की पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। फिर वैलेरियन लड़के को ऑर्डर करता है कि वो रीग के बिना उसके पीछे आए। रीग हीरो को रीअश्योर करने की कोशिश करता है कि वैलेरियन उस पर ज्यादा हार्श नहीं होगा। हालांकि वो रियलाइज करता है कि डेला को होश में लाने के लिए थोड़ा मारपीट जरूरी थी। फिर लड़का वैलेरियन के साथ चला जाता है। रीग ये सोचता रह जाता है कि वैलेरियन अभी डेला को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा होगा। वैलेरियन लड़के को मेन हाउस में डेला के पुराने रूम में ले जाता है, जो तब से वैसे ही रहा है। वो उसे वो ड्राइंग्स दिखाता है जो डेला बनाया करती थी, ड्राइंग्स जो वो शर्म से वैलेरियन को दिखाती थी, लेकिन वो उन्हें कभी पूरा नहीं करती थी। इसके बजाय वो सिर्फ वो पार्ट्स ड्रॉ करती थी जो वो चाहती थी। फिर वैलेरियन अपने इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए अपोलोजाइज करता है। लड़का इसे ब्रश ऑफ करता है और पूछता है कि उसे रूम में क्यों लाया गया। वैलेरियन एक्सप्लेन करता है कि डेला हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन रिसेंटली वो ब्लड लाइन्स के बारे में एक्सेसिवली ऑब्सेस होने लगी थी। इवेंचुअली उसे मेन हाउस से निकाल दिया गया और एनेक्स में लॉक कर दिया गया। वो समझ नहीं पा रहा कि किसने डेला को ऐसा बना दिया और उन्हें किसी तरह उसे मोनास्ट्री जाने से रोकना होगा। अगर वो इवन 1 स्टार मैजिक भी सीख पाती है तो वैलेरियन अपने फादर से बात कर पाएगा और उनसे अपनी प्यारी डेला को बचाने की भीख मांग पाएगा। बुक्स निकालते हुए लड़का रियलाइज करता है कि उसने मैजिक पर पूरी तरह से गिव अप नहीं किया है, मार्जिन्स में नोट्स देखकर। वो वैलेरियन से कंफर्म करता है कि क्या ये सभी बुक्स रेगुलेशन स्कूल की थ्योरी बुक्स हैं। वैलेरियन अफर्म करता है क्योंकि सभी नोबल्स उस स्कूल से एजुकेशन लेते हैं। लड़का बुक बंद करता है, उसे अश्योर करता है कि वो ट्राई कर सकता है। बाद में डेला के रूम में वो गहरी नींद में है जब हीरो उसे वाटर बोट करता है। वो गुस्से में उस पर चिल्लाती है, लेकिन वो इंस्टेंटली उसे पकड़ता है, कहता है कि उन्हें कहीं जाना है। वो चिल्लाती रहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कोई इंटरवीन नहीं करता। कैसल के बाहर वो उसे घास पर डंप कर देता है। गुस्से में वो डिमांड करती है कि वो क्या सोचता है कि वो उसे कुछ भी सिखा सकता है। वो सीधा रिप्लाई देता है कि क्योंकि वो बात नहीं सुनती तो उसे बस ये जान लेना चाहिए कि वो यहाँ उसे मैजिक सिखाने नहीं आया है। उसे बस चकअप नोबल्स को पीटने में मजा आता है। उसके पास पहले ही नोबल्स को पसंद करने का कोई रीजन नहीं है, तो उसे पीटने से क्यों रुकना चाहिए, जो कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लगता है। वो ये भी ऐड करता है कि ट्यूटर का रोल बस एक बहाना है ताकि वो अपना सारा गुस्सा उस पर, एक कॉमनर पर निकाल सके। वो ज़मीन को पकड़ती है, उसे धमकाते हुए कहती है कि ऐसा करने के बाद वो सेफ नहीं रहेगा। वो स्माइल करता है, उसे पता है कि डेला को जल्दी ही एक मोनास्ट्री भेज दिया जाएगा, तो वैसे भी कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा। अगर कुछ हो भी गया तो वो बस अपनी लाइफ से अपोलोजाइज कर देगा, क्योंकि एक कॉमनर की लाइफ भी ज़्यादा वर्थ नहीं रखती। उसे पसीना आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो आगे ऐड करता है कि वो बस भाग सकता है और जल्द ही उसे सब भूल जाएंगे। ये दुप्लिन पर एक फेवर होगा क्योंकि इससे वो इससे छुटकारा पालेगा। दिला तुरंत पैनिक करने लगती है, रियलाइज करती है कि वो मरने वाली है, तो वो वहां से भाग निकलती है। वो प्लान करती है कि जंगल में उससे छुटकारा पाएगी, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती है, ताकि वहां से सेफ एस्केप कर सके और उसे रिपोर्ट करे। वो एक फायरबॉल जलाता है जो उसे सरप्राइज कर देता है, क्योंकि फायरबॉल 2 स्टार मैजिक होती है। वो उसे उस पर फेंकता है और वो बैरली डॉज करती है, घास पर रोल होते हुए। वो उसे देखता है और जब वो उसे अनहार्म देखता है तो स्माइल करता है, कहता है कि क्लियरली मिस हो गया।
डेला जितनी तेजी से हो सके फॉरेस्ट में पेडल करती है, पीछे देखती है और एक और डेडली स्ट्राइक से डरती है। अनफॉर्चुनेटली उसकी लक कहती है साइक बिच और उसे ट्रिप करा देती है। वो जमीन पर धम से गिर जाती है। जब वो एस्केप के एफर्ट में खुद को कलेक्ट करती है तो एक मैजिकल एरो उसकी तरफ आता है। वो उसे देखती है, एरो से ना लगने के लिए बस इतना डैश अवे करती है। नोबल अपनी आंखों में फियर लिए एरो को देखती है, जबकि हमारा लड़का उसकी तारीफ करता है कि वो फीट पर कितनी लाइट है। वो उसकी इनक्रेडिबल स्पीड के लिए उसे प्रेज करता है, जबकि वो पूरे दिन एनेक्स के अंदर केज्ड रहती है। हाईबॉर्न कोई टाइम वेस्ट नहीं करती और फिर से भागना शुरू कर देती है, जबकि डेरिक अपना चेज रेज्यूम करता है। डेला के हेड में बड़ा सवाल यही है कि वो उसे कितनी देर तक आउटलास्ट कर सकती है, क्योंकि जिस रेट पर वो जा रहे हैं ये बस टाइम की बात है, जब तक वो पिन डाउन ना हो जाए। जब वो फिर से पीछे देखती है तो ये आदमी जमीन को कांटेक्ट करते हुए एक और स्पेल प्रिपेयर कर रहा है। डेरिक फॉरेस्ट की सीनरी को देखता है, रिकॉल करता है कि ये एग्जैक्ट वही इमेज है जो उसने उन पेंटिंग्स में देखी थी, जिससे इम्प्लाई होता है कि डेला बचपन से ही यहाँ भाग कर आती थी। इससे पहले कि वो अपने फीलिंग्स को सिंप्लीफाई कर पाती, वो वाइल्ड से मैना कलेक्ट करती है और उसे खाली कैनवस पर पोर कर देती है। डेरिक अपने थॉट्स के बीच में है जब सडनली ये साइको ब्राट जंप करती है, अपनी पाम्स के बीच में एक बोल्डर लिए उस पर चिल्लाती है। ये उसे नॉकडाउन करने का उसका एक चांस है, लेकिन हमारा लड़का वीकेंड नहीं है और कैजुअली अपनी सॉर्ड अनशात करता है, बोल्डर को उसके हाथों से स्लाइस कर देता है और डेला को नॉकडाउन कर देता है। अटैक अनसक्सेसफुल है और अब उसके पास भागने के लिए कहीं नहीं है। मर्सनरी उसे नीचे घूरता है, उसके स्पिरिट के लिए उसे प्रेज करता है। आफ्टर ऑल इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि वो उसे फॉरेस्ट में एब्सोल्युटली पकड़ लेता। तो इसके बजाय डेला ने स्ट्रैटेजीज चेंज की और उसे सरप्राइज अटैक करने की अटेम्प्ट की। इस छोटे मनूवर के बावजूद वो फेल हो गई और अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। डेला हार में ब्रेथलेसली पैंट करती है। कोल्ड मर्सनरी जानता है कि उसके पास एस्केप करने की स्ट्रेंथ भी नहीं बची है, तो इस छोटे चेस को एंड करने के लिए वो उसे नीचे काटने से पहले उसके फाइनल वर्ड्स पूछता है। डेथ सामने लूमिंग होते हुए डेला स्माइल करती है। अब भी वो अपोलोजाइज करने से रिफ्यूज करती है, अपने सामने खड़े 16 साल के लो बॉर्न के सामने बेग करने से रिफ्यूज करती है। इंट्रीग्ड होकर डेरिक क्यूरियसली पूछता है कि वो अपनी ब्लड लाइन के लिए दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इतनी अपसेस्ड क्यों है। इंटरेस्टिंगली नोबल उसे बताती है कि अगर उसकी नोबिलिटी ना होती तो उसके पास रिलाई करने के लिए कुछ नहीं होता, जैसे कि वो सच में खुद को नथिंग स्पेशल मानती है। जमीन को पंच करते हुए डेला फ्रस्ट्रेशन में मैजिक चैंट करना शुरू करती है। आंखों से टीयर स्ट्रीम होते हुए वो उसे बिरेट करती है कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसने मैजिक सीखने के लिए कभी ट्राई ही नहीं किया। डेरिक अपनी साइलेंस रिज्यूम करता है, जबकि वो अपनी फीलिंग्स वेंट करती है। इस बारे में बात करती है कि मैजिक सीखने के उसके सारे एफर्ट्स यूजलेस रहे हैं। अगर वो पेंटिंग भी पिक करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर उस चीज़ में टेरिबल है जो वो करती है। यही रीज़न है कि डेला स्ट्रांगली बिलीव करती है कि उसकी लाइफ का ओनली एस्पेक्ट जो उसके लिए ट्रूली स्पेशल है वो उसकी ब्लड लाइन है। यहाँ रिफ्लेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। उसे अब नहीं पता कि वो कहाँ स्टैंड करती है। उसे पेशेंटली सुनने के बाद डेरिक अपनी सॉर्ड में माना पोर करता है। अब ये याप फेस्टिवल एंड करने और उसके लिए किलिंग ब्लो देने का टाइम आ गया है। मर्सनरी अपनी स्वॉर्ड उठाता है और लड़की की लाइफ एंड करने के लिए हेस्टन करता है, उसे फेयरवेल कहता है। उसकी स्वॉर्ड इमेंस स्पीड से नीचे स्विंग होती है। डेला अपनी आंखें शट करती है, इम्पेंडिंग डूम का वेट करती है, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। वो हेजिटेशन में अपनी आंखें खोलती है। स्वॉर्ड को आइस के शार्ड्स ने रोक दिया है। नोबल को ये प्रोसेस भी नहीं होता कि अभी क्या हुआ। डेला खुद को आइस से कवर्ड पाती है, जिससे उसकी स्वॉर्ड इम्पैक्ट बनाने से रुक जाती है। कंफ्यूज्ड होकर वो अपने दोनों हैंड्स को स्टेयर करती है, बिलीव नहीं कर पाती कि वो अभी मैजिक कास्ट कर पाई। अपनी सॉर्ड शीथिंग करते हुए मर्सनरी अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है। टेस्ट में उसकी हार्डवर्क के लिए डेला को प्रेज करता है, यहाँ तक कि ज्यादा आगे जाने के लिए अपोलोजाइज भी करता है। वो उससे प्योर शॉक में स्टेयर करती है, जबकि वो क्लैरिफाई करता है कि ये मैजिक नहीं बल्कि माना का मैनिफेस्टेशन है। फिर भी वो कुछ कास्ट कर पाई। राइट देन उसके इमोशंस एक्सप्लोड होते हैं और वो टीयर्स में गश आउट होती है, उसके सामने क्राइंग और वेलिंग करती है। नाइट यंग है और थोड़ी देर बाद वो यंग नोबल के साथ एक जेंटलर कॉन्वर्सेशन शेयर करता है। डेरिक एक्सप्लेन करता है कि डेला का अफिलिएशन स्कूल ऑफ द वाइल्ड से है और हालांकि ज्यादातर नोबल्स स्कूल ऑफ रेगुलेशन से सीखते हैं, लेकिन मैजिक का एक्चुअल स्कूल उसकी अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी के मामले में डिवाइडेड है। चूंकि वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड से है,
इसलिए उसके लिए स्कूल ऑफ रेगुलेशन से मैजिक सीखना इश्यूज फेस करना नेचुरल है। एक मेटाफोरिकल एग्जाम्पल देने के लिए ये ऐसा था जैसे उसे ऐसे क्लोथ्स में फोर्स करना जो उसके बॉडी टाइप के लिए अनसूटेबल थे। उसके ऑब्जर्वेशन से अस्टॉनिश्ड होकर डेला क्यूरियसली पूछती है कि उसे स्कूल ऑफ द वाइल्ड से उसके अफिलिएशन के बारे में कैसे पता चला। डेरेक पेंटिंग्स को मेंशन करता है कि कैसे उसने नेचर के जरिए माना का यूज करके पेंट किया। फर्दरमोर, स्कूल ऑफ द वाइल्ड के अफिलिएशन के साथ बॉर्न कोई भी मेज यूजुअली नेचुरल माना को प्रिटी अर्ली ऑन सेंस कर लेता है। उसके एंकल को रैप अप करने के बाद डेरेक उसे यहाँ से फ्रीली चलने को कहता है क्योंकि वो ओके हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल रहा है। उसने उससे मना मैनिफेस्ट करने में हेल्प की है, लेकिन ट्यूटरिंग प्रोसेस के लिए उससे कहीं ज़्यादा चाहिए। कल से वो नेचुरली मना मैनिफेस्ट करना सीखने वाली है। उसके सारे हार्डवर्क के बाद ब्रैटी प्रिंसेस भी अपने नए ट्यूटर को उस पर बिलीव करने के लिए थैंक करती है। मर्सनरी साइलेंट रहता है और उसे हेड बैक करने के लिए अशर्स करता है। जब वो चल रहे होते हैं तो वो उससे सनसेट पेंटिंग के पीछे के आर्टिस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन अपेरेंटली डेला को भी याद नहीं है। वो एक मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए उसकी वाइडली प्रेस करता है। जैसे ही सीन नाइट में एंड होता है, अगली मॉर्निंग डेला जागती है। इस बार अपने हैंड्स की पाम के अंदर मना का फ्लो फील करती है। वो रिक्रिएट करने की ट्राई करती है जो उसने लास्ट नाइट किया था, लेकिन फेल हो जाती है। शॉर्टली आफ्टर वो डोर को नॉक ओपन करती है और अपनी मेड को स्केयर कर देती है, जिससे प्रॉबेबली लगता है कि ये ब्रैट उसे बीट करने वाली है। एनीवे, बकेट गिर जाती है और वाटर डेला की ड्रेस पर स्प्लैश होता है। मेड की तरफ से फियर का लुक इनवाइट करता है। ये वुमन डेफिनेटली सोचती है कि वो मरने वाली है, और हालांकि डेला उसे डेथ स्टेयर देती है, वो कुछ नहीं करती। वो बस दूर चली जाती है, मेड को अपना स्टेप वॉच करने के लिए रिमाइंड करती है, जो जेन्युइनली इस मेड के लिए एक ट्रिपी एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये वही वुमन है जिसने उसे स्लाइटेस्ट रीजन पर माइक टाइसन कॉम्बो मारा था। बाकी मेड्स भी उसे चेक करने के लिए आसपास आती हैं। स्टंड होकर उन्हें वंडर होता है कि न्यू ट्यूटर ने इस लड़की के साथ क्या किया होगा। जहां तक हमारे लड़के की बात है, ब्रो अपनी ब्यूटी स्लीप ले रहा है जब सडनली वो अपने डोर को बैंग होते हुए और डेला को उसका नाम शाउट करते हुए सुनता है। वो खोलता है और लिटिल लेडी को पाता है, जो डिमांड करती है कि वो उसे मैना मैनिफेस्ट करना सिखाए। मैनर्स की कमी के लिए बटलर उसे स्कोल्ड भी करता है, लेकिन जिस मोमेंट ये ओल्ड ड्यूड सुनता है कि उसने मैना मैनिफेस्ट किया, वो एट अ लॉस फॉर वर्ड्स हो जाता है। डेला इमीडिएट लेसन चाहती है, लेकिन हमारा लड़का पुशओवर नहीं है और उसे आफ्टरनून में वापस आने के लिए कहता है। ये लिटिल डीमन को बहुत पिस ऑफ करता है कि वो उस पर शाउटिंग और स्क्रीमिंग शुरू कर देती है, बट डेरेक ब्रो एक प्रिंसेस है जो ऐसे अपनी स्लीप रिज्यूम करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डेला के रीसेंट बिहेवियर की न्यूज़ हाउस के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। मेड्स डिस्कस करती हैं कि उसने एक सिंगल प्लेट नहीं तोड़ी या किसी को हिट नहीं किया, जिससे उन्हें वंडर होता है कि क्या ट्यूटर ने आखिरकार उसे मैजिक मैनिफेस्ट करने में हेल्प की है। वहां से गुजरते हुए रा उनकी कॉन्वर्सेशन ओवरहियर करता है और डिटेल्स पूछने के लिए रुक जाता है। वहां से कट हम उसके फादर के मेन क्वार्टर्स के अंदर पहुंचते हैं। वलीरियन रिवील करता है कि डेला ने एक्चुअली मैजिकल मैनिफेस्टेशन सीख ली है, कुछ ऐसा जो उसने हेड बटलर और अदर सर्वेंट्स के जरिए कंफर्म किया। ये जेन्युइनली उसे रिलीफ देता है कि कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन रात थोड़ा बेंट है और अभी भी उसके प्रोग्रेस के लिए उसे क्रेडिट नहीं देता। वलीरियन उसके साथ एक मीना टोन अडॉप्ट करता है, उसे अपनी सिस्टर को क्रिटिक करने के लिए स्कोल्ड करता है, हालांकि उसने अच्छा प्रोग्रेस किया है। रीक सिचुएशन की अपनी लॉजिकल और कोल्ड रीडिंग के साथ फॉलो अप करता है। डेला के पास्ट बिहेवियर को क्रिटिक करता है। वो सोचता है कि एक टाइनी रिजल्ट को उन्हें स्वीप ऑफ देयर फीट नहीं करना चाहिए, और ये उसे मोनास्ट्री भेजने के आइडिया को वार्ड ऑफ करने के लिए भी इनफ नहीं होगा। यंग लेडी की बात करें तो डेला फिलहाल डिफीट में पाउट कर रही है और उसकी टीचर को कोई क्लू नहीं है कि क्यों। वो क्लैरिफाई करती है कि वो सैड नहीं, एंग्री है। हालांकि डेरेक बिलीव करता है कि इससे कोई डैम थिंग चेंज नहीं होती, चाहे वो एक इमोशन फील करे या दूसरा। फिर से ब्रैड की तरह बिहेव करते हुए वो खुद को रिपीट करती है, क्लैरिफाई करती है कि वो एंग्री है। डेरेक एम्फेसाइज करता है कि वो कुछ नहीं कर सकते और एक न्यू लेवल पर जंप नहीं कर सकते। प्राट पलटती है, एक और बार क्लैरिफाई करती है कि वो एंग्री है, एक टोटल चाइल्ड की तरह बिहेव कर रही है। डेरेक कोल्डली उसे ग्लेयर करता है, उसे डर से दूर देखने के लिए फोर्स करता है, उसके पाउटिंग के आइडिया को एक्सेप्ट करता है। हिलारियसली हमारे लड़के को ये भी नहीं पता कि उसने सडनली ये क्यों एडमिट किया। वो बैठ जाता है ताकि मैनिफेस्टेशन मैजिक के उसके करंट स्टेज के इश्यूज डिस्कस कर सके, स्पेशली जब बैकफायरिंग के रिस्क की बात आती है। मर्सनरी रेस्ट एडिक्वेटली करने के आइडिया पर उतना ही एम्फेसाइज करता है जितना कि फास्ट सीखने पर, अपने स्टडी सेशन को प्रायोरिटाइज करता है। फिर से ब्राटी एक्ट करते हुए वो उसे स्टफी मैजिक टीचर कहती है और प्लेफुली उसे मॉक करती है। हमारा लड़का रेज बेट से ट्रिप अप हो जाता है
और उसे अपनी दूसरी साइड याद दिलाता है कि वो उसे आसानी से कैसे टीच कर सकता है, जैसा उसने उस फॉरेस्ट में किया था। उस पेन से गो थ्रू करने से रिफ्यूज करते हुए डेला फॉलो अलोंग करने के लिए अग्री हो जाती है। वापस अपने लेसन पर डेरिक उसे मैजिक मैनिफेस्ट करने में हेल्प करने का इंटेंट करता है ताकि वो इवेंचुअली 1 स्टार मैजिक लेवल में टैप कर सके। स्कूल ऑफ द वाइल्ड का अपना कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये सेल्फ स्टडिंग के लिए परफेक्ट फिट बन जाता है, क्योंकि ये फ्रीडम को प्रायोरिटाइज करता है। डेरिक स्ट्रांगली बिलीव करता है कि लिटिल नोबल का टेम्परामेंट स्कूल ऑफ द वाइल्ड में फिट बैठता है, हालांकि वो उसकी बातों से कंफ्यूज्ड है। सिंप्लीफाई करने के लिए वो उसे बताता है कि कैसे उसका फ्री स्पिरिटेड नेचर स्कूल ऑफ द वाइल्ड के साथ हैंड इन हैंड जाता है। सेकेंडली, वो डुप्लान के नोबल ब्लड के साथ भी बॉर्न हुई थी, जिससे उसे टैलेंट का एक पूल मिला है। वो प्रेज सुनकर लड़की एक्चुअली स्पेशल कहे जाने पर ब्लश करती है। डेरिक उसे अश्योर करता है कि जो आइसफॉल उसने अदर डे कास्ट की थी वो एक पिग टेल है कि वो मैजिकल टैलेंट से ओवरफ्लोइंग है। डिला कैरीड अवे हो जाती है और जीनियस की तरह ट्रीट होना चाहती है, लेकिन हमारा लड़का उसे रिमाइंड करता है कि वो अभी भी वो सब नहीं है जिससे वो पिस ऑफ हो जाती है। उन्हें पढ़ते हुए देखकर रीक किसी वजह से सुपर टिक्ड ऑफ है और दिखाता है कि उसे अपनी बहन की प्रोग्रेस से कितनी नफरत है। ठीक अगले दिन डेला हमारे बंदे के कमरे में घुस जाती है, एक्साइटेड होकर मैजिक मैनिफेस्ट करने में अपनी प्रोग्रेस बताती है। वो उसकी अटेंशन पाने के लिए खूब ट्राई करती है। अगले दिन भी, और दिन बीतते हैं और मैजिक की डेला की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जाती है, जबकि उसका ट्यूटर एक नॉन चैलेंज सिग्मा लोन वुल्फ नर्ड बना रहता है जो बस अपनी किताब पढ़ना चाहता है। डेला उसे ताना मारती है कि वो टाइम दिए बिना फ्री में स्लैकिंग ऑफ कर रहा है और स्पेल बुक्स पढ़ रहा है, और उसे गुस्सा दिलाने के लिए ब्रो सिचुएशन की उसकी अंडरस्टैंडिंग पर अग्री भी कर जाता है। वो ब्रैटी यंग लेडी उसे खींचकर मैनिफेस्टेशन मैजिक में अपनी और डेवलपमेंट दिखाने ले जाती है। अगले सीन में वेलेरियन अकेला खड़ा है, किसी विजिटर का वेट कर रहा है। दरवाजा खुलता है और वो डेरिक है जिससे वेलेरियन बात करना चाहता था। दोनों के बैठने के बाद बड़ा भाई क्यूरियोसिटी से डेला की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है, जिस पर यंग ट्यूटर बताता है कि वो कितनी तेजी से डेवलप हो रही है, भले ही 1 स्टार मैजिक में थोड़ा टाइम लगेगा। वेलेरियन ये सुनकर रिवील करता है कि उनकी माँ अगले हफ्ते लौटने वाली हैं और वो उसे उनके टेम्परामेंट के बारे में वार्न करना चाहता था, क्योंकि वो औरत ओपन माइंडेड नहीं है। नोबल्स जनरली इस आइडिया से नफरत करते हैं कि कॉमनर्स को ऊंची पोजीशंस मिले। ऑफ कोर्स वेलेरियन समझता है कि यंग मर्सनरी को ये बातें पहले से पता है, जिस पर डेरिक हैरान होता है कि क्या यही एक रीजन था जिसके लिए उसने बुलाया था। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ चुप्पी साधे हुए वेलेरियन खड़ा हो जाता है, बताता है कि उसे फैमिली का अगला हेड बनना है, एक ऐसी पोजीशन जिसमें एस्टेट और उसके मेंबर्स को पूरी तरह से एम्ब्रेस करना जरूरी है। हर मेंबर के साथ सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी वेलेरियन किसी के दिल को छू नहीं पा रहा, और हालांकि वो चाहता है कि सबका दिल और सबकी डिजायर सेम हो, लेकिन रियलिटी काफी अलग है। डेरिक इस कंफ्यूजिंग कन्फेशन से तंग आ गया है और उसे क्लैरिफाई करने को कहता है। बात खत्म करते हुए वेलेरियन उदासी में मुड़ता है, रिवील करता है कि छोटी बहन उसके साथ खेलती नहीं है। इसी मोमेंट पर हमारा बंदा जान गया था कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वेलेरियन बात करना शुरू करता है कि जब डेला छोटी थी तो वो कितना खेलते थे, और उसे बहुत बुरा लगता है कि अब वो इतनी दूर है। बड़ा भाई डेरिक से एक रास्ता, एक चांस मांगता है कि वो डेला का वही पुराना वर्जन वापस ले आए। यंग मर्सनरी को नहीं पता कि उससे ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो ही अकेला है जिसकी बात यंग लेडी सुनती है। सिबलिंग शैनिगन्स की एक और लेयर पुल ऑफ करने के लिए वेलेरियन एक डॉल भी दिखाता है जो उसने अपनी छोटी बहन जैसी बनाई है, और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये शायद सबसे चॉप्ड लुकिंग डॉल है जो मैंने कभी देखी है। हमारा बंदा बस इस बंदे को आर यू फॉर रियल बिच वाले एक्सप्रेशन के साथ देखता है, सवाल करता है कि क्या ये बंदा इस पॉइंट पर अपनी बहन को श्राप देने की कोशिश कर रहा है। अगला हफ्ता आता है और माँ आ चुकी है। ये औरत इस यंग मैन से जेन्युइनली इंट्रिग्ड है जो एक मैजिक टीचर है और उनकी बेटी की हेल्प कर सकता है। मियेला ग्रेसियसली अपना इंट्रोडक्शन देती है और यंग बंदे को ड्यूप्लेन एस्टेट से एक प्रॉपर गिफ्ट ऑफर करती है। डेरिक बात बीच में काटता है और सीधे सीधे बताता है कि वो किसी हाउस का हिस्सा नहीं है और इनफैक्ट वो बस एक सिंपल कॉमनर है। उस छोटे से रिविलेशन से इस औरत को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। इसे पकड़ने के लिए पहले 1 हफ्ता पहले चलते हैं। लेडी एलन ने डेरिक जैसे काबिल ट्यूटर को सिलेक्ट करने के लिए अपना डीप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। बड़ी बहन होने के नाते वो डेला के साथ रहना चाहती थी, लेकिन एबेल्स्टीन में उसे पर्सनली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करनी है, इसलिए अपनी बहन का ख्याल रखने का रोल उसे डेरिक को डेलीगेट किया जाता है। डेरिक उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है, जबकि जेडन सोचता है कि उसे थोड़ा लाइट होना चाहिए और एक ज्यादा एंथुजियास्टिक जवाब देना चाहिए। एनीवे, उन दोनों ने अपनी मीटिंग उसके साथ रैप अप की और उम्मीद की कि डेरिक जल्दी काम खत्म करेगा ताकि वो ईबलस्टाइन लौट सके। कैरेज चली गई और तभी अलीन को अचानक कुछ इंपॉर्टेंट याद आया।
उनकी माँ को अगले हफ्ते घर लौटना था और वो उसे उनके रिएक्शन के लिए तैयार करना पूरी तरह से भूल गई थी। जेडन सोचने लगा कि क्या ये सच में इतना इम्पोर्टेंट था, ये देखते हुए कि ये सिर्फ वापसी है और कुछ नहीं। लेकिन डीप डाउन उसे चिंता करने का पूरा हक था। मिएला के साथ दिक्कत ये है कि वो लिटरली गॉड ऑफ एंगर है। इनफैक्ट वो गॉड ऑफ एंगर अभी अपने हस्बैंड के क्वार्टर्स की तरफ गुस्से में जा रही है। उस पर दहाड़ रही है कि उसने डेला के टीचर के तौर पर एक कॉमनर को क्यों चुना। वो आदमी अपनी कामनेस से उसे शांत करता है, उसे धीरे बोलने को कहता है। उसकी वाइफ डेला की सेंसिटिव सिचुएशन के लिए उस पर चिल्लाती है और बताती है कि वो उनकी सबसे प्यारी छोटी बेटी है। मुझे लगने लगा है कि ब्रोस सच में अपनी लाइफ से नफरत करता है, क्योंकि उसने इस औरत से 4 बच्चे कैसे पैदा किए। एनीवे, वो कॉमनर्स के लिए अपना खुद का डिस्टेस्ट कंफर्म करता है, लेकिन इस पॉइंट पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी हर टीचर ने उसे पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन मिएला यकीन नहीं कर पाती कि एक कॉमनर उनका अकेला लास्ट रिजॉर्ट था, और वो भी एक मर्सनरी। उसका हस्बैंड अच्छी टीचिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है और बताता है कि डेरेक को अलाइन ने पर्सनली रेकमेंड किया था। हालांकि मिएला अनसैटिस्फाइड है। उसके पास एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करने का क्राइटेरिया है, और उसे अचानक फ्लैम, डेला का अंकल और उसके फादर का भाई याद आता है। वो इस नए बंदे के बजाय उससे पढ़ाने का रोल पोटेंशियली ले सकता है, लेकिन ये आइडिया जेन्युइनली रिडिकुलस है, क्योंकि फ्लैम एक पूरे टेरिटरी को मैनेज करता है और उसे सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़नी पड़ेंगी। अगर वे इस तरह के जल्दबाजी वाले डिसीजंस लेते हैं तो ईबलस्टाइन कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन मिएला को परसेप्शन की ज्यादा चिंता है। क्रिटिसाइज करते हुए कहती है कि सोशल सर्कल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि जब टीचिंग की बात आती है। उसे ये आइडिया सही नहीं लगता कि बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के एक कॉमनर उनकी बेटी को पढ़ाए, क्योंकि इससे हाई सोसाइटी में उसका मजाक बनेगा। इसी मोमेंट पर विलीरियन बीच में घुस जाता है, इंटरप्ट करता है और अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि आर्ग्यूमेंट शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मिएला अपने आइडियल्स की औरत है और बिल्कुल नहीं हिलती। एक आखिरी आदमी इस बातचीत में शामिल होता है, जिसका मानना है कि एकमात्र सोल्यूशन ये है कि कॉमनर मैच के स्किल्स को टेस्ट किया जाए, ताकि जज किया जा सके कि वो डेला के लिए सही फिट है या नहीं। ये आदमी मिएला का सेविंग ग्रेस है। रेग, कोई ऐसा जो डेला से नफरत करता है, और वैलेरियन जिसे नापसंद करता है। अब रेग हाईलाइट करता है कि कॉमनर्स का इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेना सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए कम से कम सही क्वालिटीज होना जरूरी है। रोल को पर्सनली लेते हुए रेग अपने फादर से कहता है कि वो उसे डेरेक को एक मैजिकल स्पा में टेस्ट करने की परमिशन दे, लेकिन पेट्रियार्क के लिए अब बहुत रैंटिंग हो चुकी थी, जो अपने बेटे को यकीन दिलाता है कि मर्सनरी निस्संदेह अनडाउटेडली एक पावरफुल मैच है। कॉर्नर होने पर रेग डेला को टेस्ट करने का सुझाव देता है। इस बार वो देखना चाहता है कि मर्सनरी उसे कितना अच्छा पढ़ा रहा है। आखिर रिजल्ट्स मायने रखते हैं, इसीलिए रेग ये देखने के लिए कॉम्बैट में उससे भिड़ना चाहता है कि क्या उसने कोई प्रोग्रेस की है। अब इस सुझाव को रिजेक्शन नहीं मिलता और हमें ये मानने के लिए लीड किया जाता है कि रेग अपने आर्ग्यूमेंट में विक्टोरियस होकर चला जाता है। वैलेरियन उसका पीछा करता है, अपने छोटे भाई को उसके रिडिकुलस आइडियाज के लिए डांटता है। फिर से रेग को डेला के चेंज ऑफ हार्ट पर यकीन नहीं है। वो उसे उसके पिछले पापों के खिलाफ स्ट्रांगली पिन करता है। वैलेरियन इस इडियट को याद दिलाता है कि वो लड़की अभी भी उनकी अपनी बहन है, इसलिए वे उसे बस इग्नोर नहीं कर सकते। किसी वजह से रेग बुरा मान जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। जोर देता है कि उनकी खुद की ब्लड लाइन ही उनके हाउस के टूटने का रीजन है। अगर उसके जैसी कोई बैशफुल हायर सर्कल्स में जाती है तो वो उन सबको बर्बाद कर देगी। विलीरियन यकीन नहीं कर पाता कि वो सच में इतनी हार्शनेस महसूस करता है, और इसलिए रेग ये सोचते हुए चला जाता है कि वो सही है। उसका मानना है कि उनकी डिस्ट्रक्टिव छोटी बहन से डील करने का एकमात्र तरीका उसे सील्ड शट रखना है। अगली सीन में हम डेला और डेरेक के पर्सपेक्टिव पर वापस आते हैं। वो सुबह जल्दी उसका दरवाजा जोर से खोलती है, उसे पूछने के लिए इनवाइट करती है कि क्या हुआ। उसकी किताब पर एक स्क्रॉल पॉपअप होता है, और जब वो उसे खोल रहा होता है तो ब्राटी प्रिंसेस समराइज करती है कि अगर वो डुएल हार जाती है तो ब्रो अपनी फैंसी नई जॉब खो देगा। मर्सिनेरी ने पहले ही इस डुएल के बारे में सुन लिया है और समझता है कि रेग एक 1 स्टार मैच है, इसलिए यहाँ जीत के चांसेस बहुत स्लिम है। डेला उस पर फिर से चिल्लाती है, इस बेवकूफ को याद दिलाती है कि अगर उसने अपकमिंग मैच के लिए कुछ नहीं किया तो उसकी जॉब जाने वाली है। डेरेक उसे याद दिलाता है कि एक मर्सनरी के तौर पर उसका पासिंग जॉब यानी टेम्पररी जॉब होता है कि वो हायर हो, फिर अपनी पेमेंट ले और अगले काम पर बढ़ जाए, और अब तक उसे खूब पेमेंट मिली है, इसलिए उसे डुएल के बारे में एक्चुअल में चिंता करने से कुछ नहीं रोक रहा है। चिंता डेला की तरफ से आती है, जो उसके अनबॉदर्ड होने पर सैड दिखती है। 1 हफ्ता गुजर जाता है और हम डुप्लिन फैमिली के ऑफिशियल डुएल ग्राउंड्स पर पहुंचते हैं। सभी इंपॉर्टेंट नोबल फिगर्स और उनके असिस्टेंट्स मेन इवेंट देखने आए हैं, जहां मर्सनरी और ट्यूटर डेरिक उनका प्रॉपर वेलकम करता है।
एक नज़र में एस्टेट का हेड हैरान है कि डेरेक कितना शांत लग रहा है, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या वो डेला की प्रोग्रेस को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है। बंदे का एटीट्यूड पेट्रिया को काफ़ी इंप्रेस करता है। यही वजह है कि वो स्ट्रांगली मानता है कि उन्हें अभी मर्सनरीज से छुटकारा नहीं पाना चाहिए। एक तरफ से आता है वो बंदा जिसे छोटी बहन से प्रॉब्लम है। रियाग अपने आउटफिट में मजेस्टिक दिख रहा है। वो डेला को हमेशा के लिए तोड़ने की अपनी कन्विक्शन की कसम खाता है। ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे अतीत में किए गए हर काम की सजा मिले। दूसरी तरफ से एंगर इश्यूज वाली छोटी बहन आगे बढ़ती है। उसे तब की अपनी बातचीत याद आती है जहां डेरेक ने खुले तौर पर उसे बताया था कि इस स्टेज से उसकी मैजिकल प्रोग्रेशन इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब था कि 1 स्टार मैजिक का यूसेज उसके लिए बिल्कुल करीब था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें डुप्लिन फैमिली ब्लड होने का नेचुरल टैलेंट है। पहले वो नहीं जानती थी कि वो इतनी अचानक ये बात क्यों उठाएगा, लेकिन इसका एक रीजन था। डेरेक उसे स्कूल ऑफ द वाइल्ड के साथ उसके अफिलिएशन की याद दिलाता है। एक ऐसा स्कूल जो चीज़ों को आगे पास करने के बजाय पूरी तरह से सेल्फ स्टडी और एक यूनिक प्रोसेस खोजने पर फोकस करता है। आंखों में आंसू लिए उसने उस पर चिल्लाया कि वो इतनी उदास और पैथेटिक बातें क्यों कह रहा है। फाइनली कन्फेशन सामने आया। वही नोबल जिसने पहले उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया था, अब उससे अपना टीचर बने रहने के लिए मिन्नतें कर रही थी। वो उससे मैजिक सीखना जारी रखना चाहती थी, किसी और मास्टर को एक्सेप्ट करने के आइडिया को मना कर रही थी। ये सुनकर डेरेक मुड़ गया। जोर दिया कि उसे मैजिक स्पास का एक भी रूल नहीं पता, खासकर जब उसने नोबल्स के साथ कभी ऐसा नहीं किया था। हालांकि वो उसे डेफिनेटली प्रॉपर फाइटिंग स्किल्स सिखा सकता था और बता सकता था कि वो अपनी अपकमिंग बैटल कैसे जीते। तो फिर सवाल आया, क्या वो सच में जीतना चाहती थी? उस पॉइंट पर डेला को वही जज करने वाली आवाजें याद आने लगीं, जिन्होंने उसे बचपन में मैजिक न सीख पाने के लिए बुरा भला कहा और उसका मजाक उड़ाया। उसका बस मौजूद होना ही उसकी फैमिली के लिए शर्म लाया, क्योंकि सब उसे नोबल ब्लड की बर्बादी मानते थे। उन सब ने एनएनओ और ग्रैंड ड्यूक के बाकी बच्चों की तारीफ की, ये मानते हुए कि बेकार बच्चा होने से बेहतर है कि बच्चे ही ना हो। साइड नोट, क्या ये आपको माकी के एवोल्यूशन वाले रीसेंट जुजुत्सु काइसेन एपिसोड की याद दिलाता है? अपने सभी हेटर्स को गलत साबित करने के गुस्से से भरकर डेला ने डेरेक के सुझाव पर अग्री किया और जीत की डिजायर रखी। और अब सच का मोमेंट आ गया जब उसने अरीना पर कदम रखा। अब वो रेक की छोटी बहन या यहाँ तक कि हाउस डुप्लेन की सबसे छोटी बच्ची होने के भेस में नहीं थी। इसके बजाय वो अपने पैरों पर खड़ी थी, खुद को एक मर्सनरी की स्टूडेंट और एक मेज के रूप में रिप्रेजेंट कर रही थी।